एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पाचन तंत्र का पार्ट 2। पहले वाले पार्ट का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग समझने वाले हैं छोटी आंत से, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग आमाशय तक जो है समझ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। तो आमाशय के बाद साथियों, आमाशय के बाद जो भोजन होता है वो कहाँ पर प्रवेश करता है? आमाशय के बाद जो होता है भोजन प्रवेश करता है आपका छोटी आंत में। आमाशय के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है साथियों? छोटी आंत में जो है आमाशय के बाद भोजन प्रवेश करता है। छोटी आंत जो होता है वो भोजन का पूर्ण पाचन स्थल होता है। याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है कि भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा होता है। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन स्थल होता है साथियों वो होता है आपका छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत, ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इसका जो होता है पूर्ण पाचन स्थल होता है। याद कीजिए, आपको बताए थे कि भोजन का जो मुख्य गुहा में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अंतिम रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट कहाँ पच जाता है? तो याद रखना आपको कि अंतिम रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटी आंत में पच जाता है। छोटी आंत का याद रखिएगा क्षुद्रांग भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपसे पूछा सकते हैं कि आहार नाल का जो होता है सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग होती है 4 से 5 मीटर तक। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है आपका छोटी आंत, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 4 से 5 मीटर तक होती है। छोटी आंत जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन स्थल होता है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाता है। इसीलिए गांव देहात के लोग जो है इस छोटी आंत को जो है पचौनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको पचौनी भी कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। चलिए फोटो के माध्यम से देखते हैं कि फोटो में जो है छोटी आंत का लोकेशन कहाँ पे है। फोटो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। फोटो में आप देखिए, इसमें ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा बताइए, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है साथियों आपका आमाशय। क्या है आपका? ये वाला हिस्सा है आपका आमाशय है। ये वाला हिस्सा क्या है? आमाशय। यहाँ पे देखिए फोटो थोड़ा सा कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला हिस्सा क्या है? ये आपका क्या है? ये लीवर है। ये क्या है साथियों? ये आपका लीवर है। ये आपका लीवर है, लीवर। और ये क्या है? ये वाला हिस्सा आपका गाल ब्लाडर। इसको क्या बोलते हैं? गाल ब्लाडर। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय इसको बोलते हैं। इसी में जो है पित्त रस जमा रहता है। पित्ताशय में क्या जमा रहता है साथियों? पित्त रस जमा रहता है। पित्त रस जमा रहता है। पित्ताशय में क्या जमा रहता है? पित्त रस जमा रहता है। और ये पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर में निर्माण होता है। कहाँ पे निर्माण होता है? लीवर में इसका निर्माण होता है। ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो पीला वाला हिस्सा होता है, पीला वाला हिस्सा, ये वाला, इस वाला हिस्सा को देखिए। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा कहलाएगा पैनक्रियाज। क्या कहलाएगा साथियों? पैनक्रियाज। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। क्या कहते हैं साथियों? अग्न्याशय कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है अग्न्याशय कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहता है साथियों? अग्न्याशय कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसको साथियों अग्न्याशय कहा जाता है। हिंदी में इसको अग्न्याशय या पैंक्रियाज कहा जाता है। हिंदी में इसको पैंक्रियाज ऐसे लिखा जाता है। पैंक्रियाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पैंक्रियाज कहा जाता है। अब देखिए ये वाला जो बड़ा वाला, ये मोटा वाला आपको दिख रहा है, ये वाला जो है मोटा वाला, तो ये वाला है आपका बड़ी आंत। ये वाला क्या है साथियों आपको? ये वाला है आपका बड़ी आंत है। ये आपका क्या है साथियों? तो ये है आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। और इसके नीचे देखिएगा, थोड़ा सा और फोटो को जो है ऊपर करते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये कंप्लीट, ये ऐसे ऐसे करके है पूरा। ये 4 से 5 मीटर होता है लंबा, 4 से 5 मीटर लंबा होता है। तो ये आपका हिस्सा है, ये आपका है छोटी आंत। छोटी आंत है, छोटी आंत। छोटी आंत में जो होता है भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पचौनी कहते हैं। छोटी आंत को जो है क्षुद्रांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? क्षुद्रांग कहा जाता है। बड़ी आंत के बारे में भी आगे समझेंगे। ये वाला हिस्सा को देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है? अपेंडिक्स। ये वाला हिस्सा क्या है? अपेंडिक्स। ये वाला हिस्सा है साथियों अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में भी कई सारे सवाल बने हैं। अपेंडिक्स से याद रखिए कि ये किसका हिस्सा होता है? तो अपेंडिक्स जो हिस्सा होता है वो आहार नाल का हिस्सा होता है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत जहाँ पे समाप्त होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। अपेंडिक्स जो होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, मतलब कि छोटी आंत जहाँ पे समाप्त होता है और बड़ी आंत जहाँ से शुरू होता है, वहीं पे ये संरचना पाई जाती है अपेंडिक्स पाई जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं कृमि सेसिका। क्या बोलते हैं साथियों? कृमि सेसिका इसको कहा जाता है। तो हिंदी में इसे कहा जाता है कृमि सेसिका कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं कि
अग्न्याशय के बारे में अभी आपको फोटो दिखाए थे कि अग्न्याशय जो होता है वो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है साथियों? पीले रंग का होता है। तो सबसे पहले जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है, अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले यकृत से निकलता है पीत रस। यकृत से क्या निकलता है? पीत रस। और अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयिक रस। यकृत से जो निकलने वाला पीत रस होता है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। भोजन का अम्लीय से क्षारीय होना बहुत जरूरी होता है। अगर भोजन अम्लीय से क्षारीय नहीं होगा तो याद कीजिए, आपको बताए थे कि अमाशय में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और अमाशय के साइड में म्यूकस की एक परत होती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की सुरक्षा करती है। लेकिन छोटी आंत में म्यूकस की कोई भी परत नहीं पाई जाती है, इसीलिए अगर छोटी आंत में अम्लीय भोजन आएगा तो छोटी आंत जो होगा वो जल जाएगा। इसीलिए भोजन जो है अम्लीय से क्षारीय होना बहुत जरूरी है। और भोजन को अम्लीय से क्षारीय करने वाला कौन होता है? तो वो होता है आपका पीत रस। कौन होता है साथियों? पीत रस होता है। भोजन को जो अम्लीय से पीत रस जो होता है भोजन को अम्लीय से क्या बना देता है? भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। भोजन जो होता है वो अम्लीय से क्षारीय होता है पीत रस के कारण। अब जब भोजन अम्लीय से क्षारीय होता है तब निकलता है अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशयिक रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है और इसी पूर्ण पाचक रस से जो है भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। तो याद रखिए कि पूर्ण पाचक रस का स्राव कौन करता है? तो पूर्ण पाचक रस का स्राव करता है अग्न्याशय। अग्न्याशय को पेनक्रियाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पेनक्रियाज। तो यही लिखा हुआ है कि अग्न्याशय से जो है अग्न्याशयिक रस का स्राव होता है। अग्न्याशय से किसका स्राव होता है? अग्न्याशयिक रस का स्राव होता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो अग्न्याशय को क्या कहते हैं साथियों? अग्न्याशय को हम लोग कहते हैं पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस के रूप में 3 तरह के रसों का स्राव होता है। कितने तरह के? तो भोजन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए 3 तरह के एंजाइमों का या 3 तरह के रसों का जो होता है वो स्राव होता है। तो वो 3 तरह के जो है एंजाइम कौन कौन से हैं जो भोजन को पूर्ण रूप से पचाते हैं? तो याद रखिएगा, भोजन जब पच जाता है तो भोजन पचने के बाद जो है लैट्रिन बनता है। तो इसे याद रखिएगा लैट। क्या याद रखना है साथियों? लैट याद रखना है। लैट। एल से क्या हो जाएगा? एल से हो जाएगा आपका लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। जो भी तेल मसाला वाला चीज हम लोग खाते हैं, तेल मसाला वाला जो भी चीज हम लोग खा लेते हैं तो तेल मसाला वाला चीज से बनता है वसा। क्या बनता है? वसा। और उस भोजन में जो वसा होता है उस वसा का जो पाचन होता है वो कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है साथियों? लाइपेज करता है। दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? तो स्टार्च मंड या चोकर का पाचन करता है। स्टार्च मंड या चोकर, अनाज का जो बाहरी छिलका होता है, अनाज का जो बाहरी छिलका हम लोग खाते हैं वो स्टार्च मंड या चोकर होता है। जैसे रोटी जो हम लोग खाते हैं तो उसमें से कंप्लीट चोकर नहीं निकला हुआ होता है, उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो चोकर का उसमें रहता है। अगर कंप्लीट निकाल दिए तब तो मैदा बन जाएगा। तो एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च मंड या चोकर का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च मंड या चोकर का। और ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस के रूप में 3 तरह के रसों का स्राव होता है। पहला होता है लाइपेज, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ध्यान से इसको देखिए, अगले स्लाइड पे फिर ये पूछने वाले हैं आपसे। लाइपेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज किसका पाचन करता है? और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? चलिए पहले जो अभी आपको बताए थे उसको हम पूछ लेते हैं। बताइए, भोजन जब पचता होता है, पचने वाला होता है तो क्या बनता है? लैट्रिन बनता है। तो एल से बताइए क्या होता है? ए से क्या होता है? टी से क्या होता है? अभी आपको बताए थे, बताइए। एल-ए-टी। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस के रूप में 3 तरह के रसों का स्राव होता है और वो 3 तरह के रस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बताइए। एल से क्या होता है? तो एल से होता है आपका लाइपेज। एल से क्या होता है साथियों? तो एल से होता है आपका लाइपेज होता है। ए से क्या होता है? तो ए से होता है आपका एमाइलेज। ए से क्या होता है? ए से होता है आपका एमाइलेज। और टी से क्या होता है? तो टी से आपका होता है ट्रिप्सिन होता है। टी से क्या होता है साथियों? ट्रिप्सिन होता है। अब फटाफट आपको ये बताना है कि लाइपेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन कौन किसका पाचन करता है ये बताना है आपको। तो लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च मंड या चोकर का। स्टार्च मंड या चोकर का। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है साथियों? तो ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए अब समझते हैं छोटी आंत के जो होते हैं कितने हिस्से होते हैं। छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? तो अमाशय में आपको बताते हैं कि अमाशय के 3 हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसी प्रकार जो होता है वो छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? तो छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है आपका इलियम। यहाँ पे फोटो के माध्यम से समझिए, ये वाला हिस्सा है आपका मुख गुहा, ये है आपका ग्रास नली, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ये है आपका अमाशय, सबसे ज़्यादा देर तक अमाशय में जो है भोजन रहता है। ये कंप्लीट है आपका छोटी आंत। ये क्या है साथियों? छोटी आंत है। ये कंप्लीट जो है आपका छोटी आंत है। फोटो को अच्छे से बनाते हैं, देखिए ये है आपका छोटी आंत।
ये आपका छोटी आंत। याद रखिएगा DJI, कौन सी याद रखना है साथियों, DJI, DJI। बताइए डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या होगा, तो डी से आपका हो जाएगा ड्यूडेनम। डी से क्या होगा, यहाँ पे डी से क्या होने वाला है, डी से आपका होने वाला है ड्यूडेनम। डी से क्या होगा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। डी से क्या होगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को याद रखिएगा, ड्यूडेनम को हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ग्रहणी, या इसी को पक्वाशय भी कहा जाता है। क्या कहता है, पक्वाशय। ये ग्रहणी वाला जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछा गया, ग्रहणी, ग्रहणी किसका हिस्सा होता है, तो छोटी आंत का हिस्सा होता है। या पक्वाशय किसका हिस्सा है, तो पक्वाशय जो होता है वो छोटी आंत का हिस्सा होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पक्वाशय है और ये वाला हिस्सा आपका अमाशय है। ये वाला हिस्सा क्या है, अमाशय है, अमाशय। और यहाँ पे अग्न्याशय होता है, यहाँ पे क्या होता है, अग्न्याशय होता है। तो छोटी आंत के जो होते हैं टोटल 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा क्या होता है, इलियम होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। तो छोटी आंत के जो होते हैं टोटल कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम जो होता है वो छोटी आंत का जो होता है पहला भाग होता है। ड्यूडेनम क्या होता है, छोटी आंत का जो होता है वो पहला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्वाशय। पक्वाशय या ग्रहणी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ड्यूडेनम को क्या कहते हैं, पक्वाशय भी कहते हैं और ड्यूडेनम को हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। तो ड्यूडेनम को हम लोग पक्वाशय भी कहते हैं और ड्यूडेनम को क्या कहते हैं, ग्रहणी भी कहा जाता है। चलिए अब एक एक करके जो है ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रहणी, यानी कि ग्रहणी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी को हम लोग पक्वाशय भी कहते हैं या इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। ग्रहणी को हम लोग क्या कहते हैं, ये छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है। छोटी आंत का क्या होता है, ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। तो ड्यूडेनम या ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का क्या होता है, पहला भाग होता है। ड्यूडेनम जो होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है। इसी भाग में जो होता है पहले यकृत से पित्त निकलता है। पित्त रस को बोलते हैं बाइल जूस, बाइल जूस। याद रखिएगा कि यकृत से क्या निकलता है, पीत रस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है, पीत रस। पीत रस का निर्माण कौन करता है, पीत रस का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है, यकृत करता है। और पीत रस कहाँ पे जमा रहता है, तो पीत रस जमा रहता है आपका, पीत रस आपका कहाँ पे जमा रहता है, पित्ताशय में जमा रहता है। पीत रस कहाँ पे जमा रहता है, पित्ताशय में। तो ग्रहणी वाला जो हिस्सा होता है, ग्रहणी वाला जो हिस्सा होता है, इसमें सबसे पहले यकृत से निकलता है पीत रस। यकृत से निकलता है पीत रस। पहले यकृत से पित्त रस निकलेगा तभी तो भोजन अम्लीय से क्षारीय होगा। अगर भोजन अम्लीय से क्षारीय नहीं होगा तो छोटी आंत में अगर वो अम्लीय भोजन आएगा तो छोटी आंत जल जाएगा। तो इसीलिए पहले जो है यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। तब जो है अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस या पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। तो उसके बाद जो है अग्न्याशय या पेंक्रियाशय, अग्न्याशय को ही पेंक्रियाज भी कहा जाता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस या पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस या पूर्ण पाचक रस का जो होता है वो स्राव होता है। तो आपको याद रखना है, बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा इसका, भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि भोजन का पूर्ण पाचन जो स्थल होता है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं, बताइए, छोटी आंत के कितने हिस्से होते हैं। तो छोटी आंत के जो होते हैं टोटल 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा क्या होता है, इलियम होता है। ड्यूडेनम को साथियों ग्रहणी या पक्वाशय भी कहा जाता है। ड्यूडेनम को ग्रहणी या पक्वाशय भी कहा जाता है। ये पहला भाग होता है। इस भाग में जो होता है यकृत से पित्त रस पहले निकलता है और फिर उसके बाद अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस या पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। चलिए अब जो है अब देखते हैं इसमें कि यकृत जो होता है, यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, जिससे छोटी आंत में जो है जलन नहीं होता, छोटी आंत में जलन नहीं होता है। तो यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, जिससे जो होता है वो छोटी आंत में जलन नहीं होता, छोटी आंत में जलन नहीं होता है। अब है कि अग्न्याशय या पेंक्रियाज से पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। अग्न्याशय या पेंक्रियाज से किसका स्राव होता है, तो पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। पूर्ण पाचक रस का स्राव कौन करता है, अग्न्याशय करता है। कौन करता है, अग्न्याशय या पेंक्रियाज करता है। अग्न्याशय या पेंक्रियाज। अग्न्याशय के बारे में और यकृत के बारे में हम डिटेल से इसका जो है एक अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल से केवल अग्न्याशय और यकृत के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें जो जरूरी है, इसमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में अग्न्याशय और यकृत के बारे में डिटेल से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा कि अग्न्याशय जो होता है या पेंक्रियाज होता है उससे पूर्ण पाचक रस का स्राव होता है। और पूर्ण पाचक रस के रूप में 3 तरह के एंजाइमों का स्राव होता है। पूर्ण पाचक रस में कितने तरह के एंजाइमों का, 3 तरह का। अभी आपको बताए थे कि भोजन जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो लेटरिन बनता है। तो LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। याद रखिएगा कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो होता है वो किससे निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। किससे निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। लाइपेज निकलता है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च, मंड या चोकर का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है साथियों, प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए
एक सवाल बताइए कि एक एंजाइम होता है रेनिन, एक एंजाइम कौन सा होता है रेनिन, और एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक एंजाइम होता है कौन सा पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन ये दोनों एंजाइम जो होता है वो उसका स्राव कौन करता है, बताइए ये कहां से स्रावित होता है रेनिन और पेप्सिन। तो याद रखिएगा कि रेनिन और पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये आमाशय से स्रावित होता है। कहां से, आमाशय से। आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से जठर रस के रूप में ये रेनिन और पेप्सिन इन दो एंजाइमों का स्राव होता है। जबकि छोटी आंत में जो होता है जो अग्न्याशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का जो होता है वो स्राव होता है। चलिए फोटो के माध्यम से देखिए लीवर का जो है लोकेशन कहाँ पे है, लीवर कहाँ पे है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला देखिए, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। इसी को हम लोग कलेजा भी कहते हैं। कहते हैं ना कि तुम मेरे जिगर का टुकड़ा, तो इसीलिए इसको जिगर भी कहते हैं। तो ये आपका जिगर, लीवर, ये वाला क्या है साथियों, ये आपका लीवर, लीवर, लीवर है। इस लीवर से जो है, इसी लीवर से जो है साथियों पीत रस का जो है स्राव होता है। पीत रस का, पीत रस का, पीत रस का निर्माण कौन करता है, तो ये लीवर करता है। लीवर जो होता है पीत रस का निर्माण करता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी छोटी सी थैली है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय। ये पित्त का थैली होता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। और इसी में जो होता है पीत रस जमा रहता है। कौन जमा रहता है, इसी में जमा रहता है पीत रस। तो पीत रस कहाँ पे जमा रहता है, तो याद रखना आपको पित्ताशय में जमा रहता है। और पीत रस का निर्माण कौन करता है, तो आपका लीवर करता है। कौन करता है साथियों, आपका लीवर जो होता है वो पीत रस का जो होता है वो निर्माण करता है। लीवर जो होता है पीत रस का क्या करता है, निर्माण करता है। ये वाला फोटो में देखिए, ये वाला फोटो कौन सा है, ये आमाशय है। ये वाला फोटो कौन सा है, आमाशय है। और यहाँ पे नीचे देखिए ये है बड़ी आंत, और इसके नीचे देखिए ये वाला है आपका छोटी आंत, छोटी आंत। अब जब आमाशय से भोजन जो होता है, आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है, आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो भोजन जो होता है वो अम्लीय से क्षारीय हो जाता है पीत रस के कारण। तो कोई ना कोई एक ऐसा तो होना चाहिए कि जो पीत रस को आदेश दे या लीवर को आदेश दे दे, जो लीवर को आदेश दे कि भोजन जो है आमाशय से जो है छोटी आंत में आ रहा है, तुरंत जो है आप पीत रस का स्राव कीजिए। तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होता है छोटी आंत के पहले इसे ड्यूडेनम में दो तरह का जो है हार्मोन का स्राव होता है। एक होता है सिक्रेटिन और एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन एक आदेश देता है आपके लीवर को और एक आदेश देता है आपके अग्न्याशय को। तो चलिए समझते हैं सिक्रेटिन के बारे में। सिक्रेटिन क्या होता है, सिक्रेटिन, तो सिक्रेटिन जो होता है साथियों, सिक्रेटिन जो होता है यह हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन ये छोटी आंत के पहले हिस्से से स्रावित होता है। छोटी आंत का पहला हिस्सा कौन सा होता है, तो ड्यूडेनम होता है। और यह अग्न्याशय को जो है अग्न्याशयिक रस बनाने के लिए उत्तेजित करता है। यह सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है, सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है यह अग्न्याशय को अग्न्याशयिक रस बनाने के लिए क्या करता है साथियों, उत्तेजित करता है। अग्न्याशय को अग्न्याशयिक रस बनाने के लिए उत्तेजित करता है। दूसरा होता है हार्मोन आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है जिसको CCK भी कहा जाता है, यह हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन भी छोटी आंत के पहले हिस्से से स्रावित होता है। छोटी आंत का पहला हिस्सा कौन सा होता है, ड्यूडेनम, जो पित्ताशय को सिकुड़ने के लिए जो है उत्तेजित करता है। पित्ताशय को क्या करता है, सिकुड़ने के लिए, क्योंकि जब पित्ताशय सिकुड़ेगा तभी जो है पीत रस का स्राव होगा। तो याद रखना आपको कि सबसे पहले जो होता है यकृत से आपका पीत रस का स्राव होता है, उसके बाद से अग्न्याशयिक रस का स्राव होता है जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं जेजुनम के बारे में। किसके बारे में साथियों, जेजुनम, क्योंकि ये आहार जो छोटी आंत होता है उसका ये दूसरा हिस्सा होता है। जेजुनम जो होता है छोटी आंत का क्या होता है, दूसरा हिस्सा। तो यह जो होता है छोटी आंत का क्या होता है, छोटी आंत का ये दूसरा भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है, ये दूसरा भाग होता है। छोटी आंत के इस हिस्से में केवल भोजन को फैला दिया था। छोटी आंत के इस हिस्से में क्या कर दिया था, भोजन को फैला दिया था, ताकि सभी एंजाइम जो है अच्छी तरह से क्या हो सके, मिल सके। जैसे हम लोग की जो माँ जो होती है वो चावल वगैरह से कंकड़ पत्थर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जो सूपा वगैरह होता है, सूपा, तो उसमें देखिएगा वो पूरे चावल को क्या कर देती है, चावल को पूरे तरह से जो है फैला देती है, ताकि उसमें से जो है साफ जो है उसमें से कंकड़ पत्थर दिखाई दे। तो जो छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है ड्यूडेनम और जो दूसरा हिस्सा होता है जेजुनम, इन दोनों हिस्से में किसी में भी भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल भोजन को फैला दिया था। यानी कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में होता है। कहाँ पे होता है साथियों, तीसरे हिस्से जो होता है वो इलियम में होता है। तो ड्यूडेनम वाले हिस्से में जो होता है भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन को केवल क्या कर देता है, फैला देता, ताकि एंजाइम जो होते हैं वो अच्छी तरह से क्या हो सके, मिल सके। छोटी आंत का तीसरा हिस्सा कौन सा होता है, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा होता है आपका इलियम होता है। कौन सा हिस्सा होता है, इलियम होता है। यह जो होता है वो छोटी आंत का तीसरा भाग होता है। छोटी आंत का क्या होता है, ये तीसरा भाग। इसके आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसी अनेकों संरचनाएं निकली हुई होती है, अनेकों संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बोलते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं साथियों, दीर्घरोम, या इसी को बोलते हैं भिलाई, या इसी को बोलते हैं रसांकुर, या इसी को बोलते हैं विलाई। तो याद रखिएगा कि जो दीर्घरोम होते हैं, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया, बिहार बोर्ड में ये पूछा गया।
बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं साथियों, छोटी आंत में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। और ये छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पाए जाते हैं। इसी में जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। और छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर जो है अंगुली के जैसे, छोटी आंत के अंदर जो है अंगुली के जैसे अनेकों प्रवर्ध निकले होते हैं। और इन अंगुली जैसी संरचनाओं को दीर्घरोम या रसांकुर या विलाई कहा जाता है। दीर्घरोम या रसांकुर या विलाई कहा जाता है। ये जो दीर्घरोम होते हैं ना, ये दीर्घरोम यही जो होते हैं भोजन से पोषक तत्वों को जो है अवशोषित कर लेते हैं। तो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है, तो दीर्घरोम करते हैं। क्योंकि दीर्घरोम में जो है पतली पतली रक्तवाहिकाओं का जाल होता है, पतली पतली रक्तवाहिकाओं का जाल होता है। और ये दीर्घरोम जो होते हैं ये भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद से उन पोषक तत्वों को जो है ब्लड में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद से वो कोशिकाओं तक जाता है और उसके बाद से भोजन का वहां पे उसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो रक्त में क्या कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। तो ये हो गया छोटी आंत के जो है तीनों भाग, छोटी आंत के तीनों भाग। अब देखिए रसांकुर जो होते हैं साथियों, रसांकुर को क्या कहते हैं, दीर्घरोम। जो रसांकुर होते हैं या दीर्घरोम होते हैं उनके बीच बीच में जो होता है आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है, आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है। और इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, इनसे पाचक रस का, या इसी को बोलते हैं आंत्र रस। क्या बोलते हैं साथियों, आंत्र रस का जो होता है वो स्राव होता है। आंत्र रस का क्या होता है, स्राव होता है। तो आंतरिक ग्रंथियां जो होती है, आंतरिक जो ग्रंथियां होती है उसके द्वारा जो है स्रावित पाचक रसों को आंत्र रस या सक्कस एंटेरिक्स जो होता है वो कहते हैं। तो आंतरिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। छोटी आंत का तीसरा जो हिस्सा होता है उसी में पाई जाती है आंतरिक ग्रंथियां। अब उससे जो होता है वो आंत्र रस का जो है स्राव होता है। और आंत्र रस में जो है समझते हैं कि आंत्र रस में जो होता है वो इससे निकलने वाले एंजाइम और उनके कार्य जो है क्या क्या है। आंत्र रस से कौन कौन से एंजाइमों का स्राव होता है और उनके कार्य जो है कौन कौन से। तो चलिए समझिए, सबसे पहला जो एंजाइम निकलता है वो होता है इरेप्सिन। कौन सा होता है साथियों, इरेप्सिन, या इसी को बोलते हैं पेप्टाइडेज। इरेप्सिन या पेप्टाइडेज यह क्या करता है, तो पेप्टोन एवं पेप्टाइड को ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो पेप्टोन और पेप्टाइड को किसमें बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा होता है माल्टेज। माल्टेज किसका पाचन करता है, माल्टोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है साथियों, माल्टेज होता है माल्टोज का पाचन करता है। और जो सुक्रेज या इन्वर्टेज होता है, ये सुक्रेज जो होता है जितना भी मीठा चीज वगैरह होता है, सुक्रेज, लैक्टेज, ग्लूकोज, ये मीठे चीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है साथियों, मीठे चीजों में पाया जाता है। तो सुक्रेज या इन्वर्टेज होता है, ये सुक्रेज जो होता है, सुक्रोज, ये ग्लूकोज एवं सुक्रोज को जो है सुक्रोज को ये ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। और एक होता है लैक्टेज जो होता है लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए अब समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में जो होता है भोजन का पाचन कहाँ पे होता है। तो छोटी आंत में हम लोगों ने क्या क्या समझा, चलिए एक बार थोड़ा सा 1 मिनट में उसका रिवीजन करते हैं। छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है तो भोजन जो होता है वो अम्लीय से क्षारीय होता है। भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, तो पीत रस करता है। भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बनाता है, पीत रस। उसके बाद से क्या होता है, तो अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशयिक रस के रूप में कौन कौन सा रस निकलता है, तो अग्न्याशयिक रस के रूप में 3 तरह का रस का स्राव होता है। एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज और एक होता है आपका ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च मंडिया चोकर का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, याद रखना है, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम और जेजुनम वाले हिस्से में जो भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन होता है इलियम वाले हिस्से में। और इलियम वाला जो हिस्सा होता है उसमें कांटानुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन कांटानुमा संरचनाओं को बोलते हैं दीर्घरोम। क्या कहता है साथियों, दीर्घरोम कहा जाता है। और ये दीर्घरोम क्या करते हैं, तो भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके उसको ब्लड में मिला देते हैं। कहाँ मिला देते हैं, ब्लड में। अब इसके बाद से जो शेष बचा जो भोजन होता है उसको आप भोजन नहीं बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। शेष बचा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, बड़ी आंत। तो नाम से बड़ी आंत है तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा होता है। जो आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है। ये नाम से बड़ा, इसका मतलब कि मोटा ज्यादा होता है, लेकिन इसका लंबाई कम होता है। तो बड़ी आंत जो होता है उसको बृहद्रांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बृहद्रांग, जैसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये आहार नल जो होता है, आहार नल के इस हिस्से में अपशिष्ट पदार्थ से जल का अवशोषण होता है। याद रखिएगा ये प्रश्न सबसे ज्यादा जो है बड़ी आंत से अगर प्रश्न पूछेगा तो सबसे ज्यादा यही पूछता है कि जल का अवशोषण जो होता है आहार नल के किस हिस्से से होता है। तो याद रखिएगा ये बड़ी आंत से होता है। कहां से होता है, बड़ी आंत से। और शेष बचा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मलाशय में भेज दिया था। कहाँ भेज देते साथियों, मलाशय में। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर तक होती है। कितनी मीटर तक होती है, 1.5 मीटर तक होती है। तो याद रखिएगा कि
जो अपशिष्ट पदार्थ, जो छोटे आंत से अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आता है, तो पानी का अवशोषण जो होता है बड़ी आंत में ही होता है। जब ये पानी का अवशोषण बड़ी आंत करना छोड़ देता है तो व्यक्ति को लूज मोशन हो जाता है। क्या होता है साथियों? लूज मोशन हो जाता है व्यक्ति को। अकबर एक राजा था, अकबर, उसको जो है वही बीमारी हो गया था, लूज मोशन उसको हो गया था, क्योंकि उसके जो बड़ी आंत है वो पानी का अवशोषण नहीं कर पा रहा था, तो बेचारा मर गया। तो इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 1.5 मीटर तक होती है। चलिए अब समझते हैं, बड़ी आंत के भी जो है लगभग 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। हालांकि इसका 4 भाग भी होता है। एक होता है रेक्टम, रेक्टम तो इसमें दिया हुआ है। एक होता है गुदा द्वार, गुदा द्वार जो होता है ना इसी का भाग होता है, गुदा द्वार जो होता है वो इसी का भाग होता है। तो याद रखिएगा कि बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत, उसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पहला होता है सिक्कम, पहला कौन सा हिस्सा होता है? सिक्कम। दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। इससे सवाल आपके एग्जाम में कैसे बनता है, मतलब कैसे इससे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिक्कम किसका भाग होता है, तो याद रखना आपको सिक्कम किसका भाग होता है? सिक्कम जो होता है वो बड़ी आंत का भाग होता है। कोलोन किसका भाग होता है? तो कोलोन जो होता है वो भी बड़ी आंत का भाग होता है। और रेक्टम, रेक्टम को ही बोलते हैं मलाशय। हिंदी में इसको क्या कहते हैं साथियों? इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम को मलाशय। क्या कहता है? मलाशय, मलाशय। तो रेक्टम जो होता है, रेक्टम ये भी बड़ी आंत का ही भाग होता है। रेक्टम जो होता है ये भी क्या होता है? बड़ी आंत का ही एक भाग होता है। तो बड़ी आंत के जो होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं और एक होता है गुदा द्वार। चलिए छोटी आंत में क्या होता है ये समझते हैं। छोटी आंत जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत जो पहला हिस्सा होता है सिक्कम होता है। क्या होता है? सिक्कम। तो ये छोटी आंत से जो है जुड़ा हुआ पहला भाग होता है। तो याद रखिएगा ये पूछा सकती है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है? जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है सिक्कम। कौन सा भाग होता है? सिक्कम होता है, सिक्कम। दूसरा होता है कोलोन। कौन सा होता है? कोलोन। यह क्या होता है? यह सबसे बड़ा भाग होता है। कोलोन जो होता है वो बड़ी आंत का जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? वो होता है साथियों आपका कोलोन। कौन सा होता है? कोलोन होता है। और तीसरा होता है रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं साथियों? रेक्टम को कहा जाता है आपका मलाशय, मलाशय कहा जाता है। तो रेक्टम जो होता है मलाशय होता है, ये अंतिम भाग जो होता है जहाँ पे मल जमा होता है, जहाँ पे क्या होता है? मल जमा होता है। और उसके बाद से जिसे हम लोग मलाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय। इस मलाशय वाले मलाशय जो होता है, रेक्टम जो होता है, रेक्टम, इसमें कई तरह की बीमारी भी हो जाती है। कई तरह की क्या हो जाती है? इसमें बीमारी भी हो जाती है। बीमारी, इसमें कई तरह की बीमारी भी हो जाती है। इसमें जैसे अगर समय समय से जो है मल का त्याग नहीं किया जाए तो कई तरह की इसमें बीमारियां भी हो जाती है। चलिए तो रेक्टम। अब उसके पास जो शेष बचा जो मलाशय होता है, मलाशय में जो है अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और समय समय पर हम इसको गुदा द्वार के रास्ते, किस रास्ते? गुदा द्वार, गुदा द्वार, गुदा द्वार के रास्ते जो है इसको हम क्या कर देते हैं? जो है बाहर कर देते हैं अपशिष्ट पदार्थ को। तो इस तरह से होता है आपका भोजन का पूर्ण रूप से पाचन। चलिए अब कुछ सवाल है, कुछ सवाल को करते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है कि एमाइलेज जो है किसका पाचन करता है? अभी आपको समझाया, बताइए कि एमाइलेज जो होता है किसका पाचन करता है। अभी आपको बताए थे कि छोटी आंत में जो है छोटी आंत में अग्न्याशय से 3 तरह के एंजाइम का स्राव होता है। पहला होता है लाइपेज, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, बताइए। याद रखिएगा LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च मंड या चोकर का पाचन करता है और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है किसका पाचन करता है? बताइए ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है साथियों प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज, लाइपेज होता है किसका पाचन करता है? तो ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। स्टार्च, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। चलिए क्वेश्चन है कि अग्न्याशय, अग्न्याशय जो होता है ये कितने तरह के एंजाइमों का स्राव करता है? बताइए। भोजन जब पूर्ण रूप से पचने वाला होता है क्या बनता है? लैट्रिन, लैट्रिन। तो ये 3 तरह के एंजाइमों का स्राव करता है। कितने तरह के? 3 तरह के एंजाइमों का जो होता है अग्न्याशय जो होता है वो 3 तरह के एंजाइमों का जो है स्राव करता है। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन है कि अपेंडिक्स या कृमि शेषिका, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है साथियों बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आपको एकदम अब ध्यान रखना है, बिहार बोर्ड में पूछा गया। क्वेश्चन है कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स या कृमि शेषिका जो होता है वो किसका भाग होता है? अपेंडिक्स या कृमि शेषिका किसका भाग होता है? तो बताइए श्वसन तंत्र का, आहार नल का, या उत्सर्जन तंत्र का, या परिवहन तंत्र का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आहार नल का भाग होता है। जो अपेंडिक्स होता है या कृमि शेषिका जो होता है वो किसका भाग होता है? वो आहार नल का भाग होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला क्वेश्चन है कि पक्वाशय, पक्वाशय को हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं। याद रखिएगा पक्वाशय को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी, ग्रहणी। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए क्वेश्चन है कि पक्वाशय आहार नल के किस हिस्सा का एक भाग होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय या यकृत?
जो पक्वाशय होता है वो किसका भाग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत का ये भाग होता है। पक्वाशय इसी को बोलते हैं ग्रहणी, इसी को बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन है कि पीतरस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस का स्राव कहाँ से होता है? बताना आपको कि पीतरस का स्राव जो होता है वो कहाँ से होता है। तो पीतरस का स्राव होता है साथियों यकृत से। पीतरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। और पीतरस किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। पीतरस किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। पीतरस कहाँ पे जमा रहता है ये भी आपको याद रखना है कि पित्ताशय में पीतरस जो होता है वो जमा रहता है। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचक रस का स्राव कौन करता है? क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचक रस जिससे जो है भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, उसका स्राव कौन करता है? तो उसका स्राव करता है साथियों अग्न्याशय। कौन करता है? अग्न्याशय जो होता है वो पूर्ण पाचक रस का क्या करता है? स्राव करता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कि भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है? भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है? तो भोजन का पूर्ण पाचन स्थल होता है आपका छोटी आंत होता है। छोटी आंत जो होता है वो भोजन का पूर्ण पाचन स्थल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी किसका हिस्सा होता है? ग्रहणी किसका भाग होता है? बताइए। अभी आपको बताए थे कि ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है साथियों? छोटी आंत का जो भाग होता है वो ग्रहणी होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन से पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? पानी का अवशोषण भोजन से कहाँ पे होता है? बताइए। पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो भोजन से पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में जो होता है वो भोजन से पानी का जो होता है वो अवशोषण होता है। भोजन से पानी का क्या होता है? अवशोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मलाशय में या मुख गुहा में? कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए कि दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बताइए जल्दी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? तो दीर्घरोम पाए जाते हैं आपके छोटी आंत में। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। और इन्हीं दीर्घरोमों के द्वारा भोजन से पोषक तत्वों का क्या कहता है? भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि अगला क्वेश्चन कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नल का जो होता है वो सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में। बताइए आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है? बताइए कौन भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है? पीतरस या जठरस या लार रस या आंतरस? कौन भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है? तो वो जाएगा पीतरस। पीतरस जो होता है वो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अमाशय अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे तो जरूर आप इसका जवाब दे पाइएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर उसको देखिए। बताइए क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का जो है किस माध्यम में भोजन का जो पाचन होता है किस माध्यम में होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। कहाँ पे, किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम। और जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत, इसमें भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो इसमें भोजन का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। किस माध्यम में होता है? क्षारीय जो है माध्यम में इसमें भोजन का पाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि सिक्कम जो है आहार नल में जो है किसका भाग होता है? सिक्कम जो होता है वो आहार नल में किसका भाग होता है? सिक्कम। बताइए सिक्कम जो होता है वो आहार नल में किसका भाग होता है? तो सिक्कम जो होता है वो आहार नल में बड़ी आंत का, बृहद्रांग जो होता है इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत इसको बुलाया था। बड़ी आंत। तो बृहद्रांग का ये भाग होता है सिक्कम कोलोन। याद रखना है आपको। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में समझने वाले हैं अग्न्याशय और यकृत के बारे में डिटेल से कि अग्न्याशय के जो है और कौन कौन से काम होते हैं और आपके एग्जाम में कौन कौन से जो है प्रश्न बनते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।